जी क्वेश्चन 11 दिया था आपको, हो गया था। आइए जी सॉल्व करते हैं सवाल को। पेज 39 पे क्वेश्चन नंबर 11 है जी। Choco King Limited produces and markets various brands of chocolates having annual demand of 80,000 kg। और ये कल आपको बता दिया था कि ये एनुअल डिमांड है फिनिश गुड्स की और हमें चाहिए होती है रॉ मटेरियल की। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कोको पाउडर विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द चॉकलेट। रॉ मटेरियल है जी कोको पाउडर और हमने सारा क्वेश्चन जो है वो इसके पर्सपेक्टिव में सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ टोटल इंग्रेडिएंट्स। सवाल खामोश हो तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि एक केजी या एक यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए एक यूनिट ही रॉ मटेरियल का चाहिए होगा। ओके सवाल अगर खामोश हो तो ये एक नॉर्मल अजम्पशन है कि एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट फिनिश गुड का बनाने के लिए हमें एक यूनिट रॉ मटेरियल का ही चाहिए होगा। क्लियर होगी बात? ओके ठीक है जी। अगर 80,000 केजी टोटल है और इसमें से 90% जो है वो कोको पाउडर है तो इसका मतलब है कि कोको पाउडर हमें कितना चाहिए? 72,000 केजी। ऐसे ही है। तो अगर टोटल डिमांड की बात की जाए, टोटल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स है जी 80,000 केजी। रॉ मटेरियल कंपोनेंट कितना है जी? 90% इंटू 80,000 और ये बन जाएगा 72,000 केजी। यानी 72,000 केजी का रॉ मटेरियल जो है वो हमें चाहिए। क्लियर होगी बात? ओके जी। उसके बाद कॉस्ट पर केजी इज ₹600। ये तो काम आ जाएगी टोटल परचेज कॉस्ट निकालने के। प्रोसेस लॉसेज आर 4% ऑफ द इनपुट। याद रखिएगा ये आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। प्रोडक्शन के लिए आपको 72,000 केजी चाहिए। कोई क्वांटिटी मंगवाएंगे उसमें से 4% लॉस होगा तो 72,000 बचना चाहिए। ओके तो इसका मतलब है कि परचेज क्वांटिटी ये नहीं होगी, जो एनुअल डिमांड हमारी परचेज वाली है वो ये नहीं होगी। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट इस पे 4% लगा दूं या इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा? इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा क्योंकि जब इनपुट क्वांटिटी की परसेंटेज होती है तो हम हमेशा उसको ग्रॉसअप करते हैं। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है जी? जी 72,000 96 पे पड़ा हुआ है जी और हमने 100 पे पहुंचना है जी। बताइए। तो ये 75,000 केजी है जो कि हमारी असल में एनुअल डिमांड है। ओके ये कहीं इसने 80,000 केजी चॉकलेट मंथली डिमांड तो नहीं गई हुई? नहीं, एनुअल डिमांड ही है। ओके तो सारा कुछ एनुअली चल रहा है। ले जी एक मसला हल हुआ कि EOQ के फॉर्मूले में जो एनुअल डिमांड थी वो हमें मिल गई, वो है 75,000। ओके अब बाकी चीज़ें पूरी करते हैं। परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट आर एज फॉलोज। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट, तो जब उसने वेरिएबल का लफ्ज़ दे दिया तो इसका मतलब है कि चेंज होने से जो हमारे ऑर्डर्स होंगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो चेंज होने से साथ हमारी ये कॉस्ट भी चेंज होगी। ज़्यादा ऑर्डर होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कम ऑर्डर होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट ऑफिस इज ₹6 million। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज एस्टिमेटेड एट 120। तो 6 मिलियन हमारी टोटल सालाना वेरिएबल कॉस्ट है। ओके और पूरे साल में जो ऑर्डर्स हैं वो कितने हैं? क्या यहां से कॉस्ट पर ऑर्डर निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। किस तरीके से निकलेगी जी? कितनी है? 66 मिलियन। कितने होते हैं 6 मिलियन? 000 60 लाख। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 120। 120 है ना? तो कॉस्ट पर ऑर्डर
6 मिलियन डिवाइडेड बाय 120 तो कितने बनेंगे? रुपीज़ 50,000। ओके, 50,000 पर ऑर्डर। यहाँ तक सब अच्छा है, आगे चलें जी। स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज ₹20 पर केजी पर मंथ। पर मंथ है जी, और हमें तो EOQ में जी पर एनम चाहिए होती है, कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम चाहिए होती है। और साथ ही साथ उसने बता दिया कि अदर कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹5 पर केजी पर मंथ, और एक और कैरिंग कॉस्ट है जो कि 5 पर केजी पर मंथ है। तो ठीक है जी, वर्किंग 3 बना लेते हैं और कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। पहले है जी स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट। कितनी है जी? 20 पर मंथ है, और मुझे इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ₹240 पर केजी पर एनम। और अदर स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अदर कैरिंग कॉस्ट कितनी है जी? 5 × 12, ये बन जाएगी ₹60 पर केजी पर एनम। और टोटल कितनी बनेगी? इन दोनों का टोटल कर लीजिए, तो ये बन जाएगी 300। यहाँ तक किसी को कोई मसला? सब अच्छा है यहाँ तक? ओके। CL मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ 2000 kg। EOQ के फॉर्मूले में इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं है। जब हम ये बी पार्ट करेंगे जिसमें डिस्काउंट वाली ऑप्शन है, तो वहाँ पे जब हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो EOQ निकालते हैं जी। क्या फॉर्मूला है EOQ का? 2 × एनुअल डिमांड फिनिश गुड्स की होती है, रॉ मटेरियल की होती है। ओके, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। जी एनुअल डिमांड आपके पास कितनी है जी? 75,000, और ये आपके पास आ गया वर्किंग मंथ्स है। ओके, कॉस्ट पर ऑर्डर आपके पास कितनी है जी? 50,000, और ये आपके पास आ गया वर्किंग 2 से। और कैरिंग कॉस्ट आपके पास है जी 300, और ये हमारे पास आ गया वर्किंग 3 से। लें जी, बताइए कितना EOQ आता है? 5,000। 5,000 क्या यूनिट्स या केजी या रुपीज़? केजी। 5,000 केजी इज EOQ। तो ये पहला पार्ट हमारे इस सवाल का ख़त्म हुआ। 7 नंबर आपके पूरे हुए। ओके, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? कितने लोग सवाल करके आए थे? ये खड़े रखें हाथ जी। मुझे फॉर्मूलाज नहीं याद आ रहे थे जी सर। आज पहला दिन है, खैरियत थी आपके? कहाँ गायब थे? अच्छा ओके जी। सैटरडे को लेक्चर नहीं लिया था? किया वह, और किस हाथ खड़ा रखें जिन्होंने किया? नहीं किया जी। खैरियत जी। साथ वाले भाई आधा सवाल किया है जी, और नहीं किया आपने सवाल? क्यों सर? वैसे ही नहीं किया जी सर। ओके ठीक है। क्लास में ना CA की किसी भी क्लास में देख लीजिएगा, जो होमवर्क करने वालों की रेशो होती है ना, वो यही होती है 30%, 35%, 40%। इतने ही लोगों ने होमवर्क किया होता है, और लगभग इतने ही पास हो रहे होते हैं। हाँ ऐसे ही है, आप रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जब भी रिजल्ट आता है तो हर सब्जेक्ट में 30%, 35, 40, 45, 38, 37 इतने ही होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि क्लास में अगर 100 स्टूडेंट होता है ना, तो ये 37-40 ही काम कर रहे होते हैं और वही पास हो जाते हैं। और जो क्वालिफिकेशन की रेशो है ना, वो तो इससे भी कम है। जो क्वालिफाई हो रहे होते हैं वो आप समझ लें कि वो 8% या 10% पे होते हैं। अगर 100 स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं तो 8 क्वालिफाई हो जाते हैं, तो वो इससे भी कम परसेंटेज है।
उसकी वजह ये होती है कि अभी तो चलें आपने सिर्फ पढ़ना होता है ना, आगे जब आप आर्टिकल्स में जाते हैं और आर्टिकल्स में साथ ऑफिस भी होता है, फिर साथ क्लासेस भी होती हैं, साथ आपने काम भी करना होता है, ये पढ़ाई का काम भी करना होता है, तो उस वक्त और ये तादाद जो है ना वो कम हो जाती है, और ये तादाद 37-40 से कम होकर ना वही 10-12-15 पे आ जाती है, तो वो पासिंग परसेंटेज वहाँ पर भी इतनी होती है। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी गलत बात नहीं आई कि आपके रिजल्ट ठीक ही आते हैं, ऐसे ही है, कोई इसमें मेरे ख्याल में कोई शिकायत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों सर, ऐसे ही है। चलें, बहरहाल अब जिस एज में आप हैं, जिस फील्ड में आप हैं, जिस पढ़ाई पे आप हैं, ना आपको कोई सज़ा दी जा सकती है, ना आपको क्लास से बाहर निकाला जा सकता है, ना आपको क्लास में खड़ा, कि ना ये कहा एंड में हाथ खड़े कर लो, ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पर। अब आपकी जो सज़ा है वो यही है कि जो काम नहीं कर रहे उनको मैं मुखातिब हूँ, अगर वो ठीक नहीं होंगे तो उनकी सज़ा यही है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास शायद ऑप्शन क्या होगी, अब बीकॉम की तरफ चले जाएंगे, यही होगी ना, उसके बाद एमबीए कर लेंगे, तो आपके काफ़ी जानने वाले दूसरी फील्ड्स में होंगे और आप जानते ही होंगे कि उनका करियर पाथ क्या है और जो सीएस हैं उनका करियर पाथ क्या है। कोई बात आपसे छुपी नहीं है, मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं आप लोग, ठीक है। तो सज़ा अब आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि जी मैं आपको क्लास में सबके सामने बेइज्जत कर दूं, या मैं क्लास से बाहर निकाल दूं, या मैं खड़ा कर दूं। हाँ, एक आदत से मजबूर हूँ कि ये मैं पूछता रहूँगा, और बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं सीट पे आके होमवर्क चेक भी कर लेता होता हूँ, ठीक है, ये मेरी आदत रहेगी। और साथ ही साथ बस जो 1-2 सेकंड या 5 सेकंड जो मैंने सुनानी होगी ना, मैं उस वक्त आपको सुना दूंगा, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं कुछ करूँगा। बाकी सज़ा आपकी यही होगी कि आगे आपका मुस्तकबिल है सर, आपकी ज़िंदगी है। क्यों सर, ठीक है, ऐसे ही है। चलें जी, आगे चलते हैं जी, बी पार्ट करते हैं। अ वेंडर हैज़ ऑफर्ड टू सीएल अ क्वांटिटी। हाँ भाई, दिया था पेपर तुमने, दोबारा क्यों आ गए हो क्लास में? बैठो फिर 12:30 तक। हाँ, रिजल्ट के बाद, यानी तुम उम्मीद बना के बैठे हो कि तुमने आना है दोबारा क्लास में। 50-50 चांसेस हैं, फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, पास होने के 50-50 चांसेस हैं। तुम्हारी परसेंटेज ही खराब है, तो तुमने कहा इधर 50-50। और कितने पेपर का, कितना नंबर का अटेम्प्ट किया था? सारे ही किया था, 100 का कर लिया था अटेम्प्ट? सारे सवाल किए थे, शुरू करके छोड़ दिए थे कि एंड तक सॉल्व किए थे? अच्छा, और बाकी 9 सवाल पूरे कर लिए थे? प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा कर लिया था, उसके बाद सीएम मीटिंग के पूरे कर दिए थे दोनों सवाल, उसके बाद लेबर का भी पूरा हो गया था, रीडियस का थोड़ा था वो डिस्कशन। प्रोसेस कॉस्टिंग का कर लिया था सवाल पूरा? चलो तो मिलना क्लास के बाद मेरे से, चलें। ओके जी, बी पे आइए। अ वेंडर हैज ऑफर्ड टू सीएल अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन ऑल ऑर्डर्स ऑफ मिनिमम 7500 kg। एडवाइस सीएल वेदर द ऑफर ऑफ द वेंडर में बी एक्सेप्टेड। एक वेंडर है जी, उसने कहा कि 2% आपको डिस्काउंट दूंगा उन तमाम ऑर्डर्स पे जो कि कम से कम 7500 kg के होंगे। तो मिनिमम 7500 है, हम 10,000 kg कर लेते हैं। नहीं, हमने मिनिमम ही लेना होता है, तो अब हम 2 कंपैरिजंस बना लेंगे। 7 कैलकुलेशंस हमारी ईओक्यू पे बनेगी और 7 ही कैलकुलेशंस हमारी 7500 पे बनेगी। क्या आप लोगों ने कैलकुलेशन बना ली हैं? ओके, चलें ठीक है जी, हम भी बना लेते हैं। एक हमारी होगी जी ईओक्यू पे, और एक ऑर्डर साइज कितना है जी 7500। ये 2 कैलकुलेशन हम बनाते हैं। बता दें जी यहाँ पे ऑर्डर साइज क्या होगा जी, ईओक्यू 5000। दूसरी कैलकुलेशन क्या होती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू। एनुअल डिमांड कितनी है हमारी? 75,000, और ईओक्यू कितना है जी 5000। बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर्स? 15 ऑर्डर्स। थर्ड कैलकुलेशन कौन सी होती है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कितनी है जी कॉस्ट पर ऑर्डर? 50,000। जी बोलिए। 7,50,000 इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। चौथी कैलकुलेशन कौन सी होती है? एवरेज स्टॉक लेवल या एवरेज इन्वेंट्री लेवल। जी, फॉर्मूला क्या होता है इसका? ईओक्यू ओवर 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो ईओक्यू हमारे पास है जी 5000 डिवाइड बाई 2, सवाल में सेफ्टी स्टॉक है 2000, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ये सॉल्व इस तरीके से होगा, 2500 प्लस 2000, और ये टोटल बन जाएगा 4500। कैसे ये? ओके,
बोले? ठीक है जी। पांचवी कैलकुलेशन कौन सी होती है? टोटल कैरिंग कॉस्ट। जी कैसे निकलेगी? एवरेज स्टॉक 4500 निकाल चुके और कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम वो कितनी है? 300 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। जी बताइए। 13,50,000। हमने तो सुना था कि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, बराबर क्यों नहीं है? सेफ्टी स्टॉक की वजह से कि सेफ्टी स्टॉक एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट हमारे पास आ रही है। ओके, तो सवाल गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल ठीक है। छठे नंबर पे परचेज कॉस्ट। जी कैसे निकालते हैं? टोटल एनुअल डिमांड जितनी हमें चाहिए 75,000 और कितने का मिल रहा है? एक 600 का। जी बोलिए। 45 मिलियन। कितने होते हैं उर्दू में 45 मिलियन? 45 लाख, 45 करोड़, 4 करोड़ 50 लाख, 4.5 करोड़ होते हैं। 45 लाख बॉस को डबोएंगे आप। उसके बाद टोटल कॉस्ट, इसमें एक हमारे पास आ जाएगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर आ जाएगी टोटल कैरिंग कॉस्ट 1350 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी परचेज कॉस्ट। जी बताइए टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 47 4715। तो 5 आप बोल दो ने। सर 4,50,000 यार सबसे पहले 4 है, इसके बाद क्या है? ठीक है। वो यार इसको बोलने का एक तरीका होता है, 47100000। ये क्या होता है 47150? अजीब लोग हैं यार। ठीक है जी, तो 47.1 मिलियन ये टोटल कॉस्ट है जो कि हमें ईओक्यू पे बेयर करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट इसका कंपैरिजन हो जाएगा जी 7500 के साथ। तो ऑर्डर साइज हमारे पास कितना है जी? 7500। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताइए जी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10। कैलकुलेशन हमें शो करानी पड़ेगी। 75,000 डिवाइडेड बाय 7500, तो टोटल 10 ऑर्डर्स हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी बनेगी? 5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक लेवल जी, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक 2000, कितना बनेगा जी? 5750 kgs। फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट, एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट, बोलिए। 175 टेट्रा 0 17,25,000। कोई नहीं, अब तक नंबर आ चुके होते हैं। परचेज कॉस्ट जी, टोटल कितना डिस्काउंट है भाई जी? 2% डिस्काउंट है, यानी कि अगर 2% डिस्काउंट होगा तो 600 की कीमत जो है इसको 0.98 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, बताइए, बोलिए। 44। अच्छा एक बात बताइए, हमने होल्डिंग कॉस्ट तो चेंज ही नहीं की, परचेज प्राइस हमारी चेंज हो रही है। अच्छा, ये परचेज कॉस्ट पर डिपेंड नहीं कर रही थी, बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये परचेज कॉस्ट पर डिपेंड कर रही होगी तो फिर इसको हम चेंज करेंगे। इस सवाल में उसने इसको परचेज कॉस्ट के साथ लिंक नहीं किया हुआ, तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और 7वें नंबर पे हमारी टोटल कॉस्ट जी 5 लाख ऑर्डरिंग आ गई,
17,25,000 इज द कैरिंग कॉस्ट और 44,100। बताइए जी। 46325। हाँ जी बताइए, ईओक्यू पे जाना चाहिए कि 7500 पे जाना चाहिए? जी बिल्कुल इस ऑप्शन में जाना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट ऑप्शन आपको ज्यादा फायदा दे रही है। ठीक है जी, कोई सवाल? जिन लोगों ने नहीं किया हुआ प्लीज नोट करें जल्दी से। प्रोसेस में लॉस हो रहा है 4% का जी। हाँ तो वो कर तो दिए। जब आपने इतने चाहिए थे और इतने मंगवा लिए तो 3,000 जो ज्यादा मंगवाए उन 3,000 ज्यादा की कॉस्ट यहां पर कवर नहीं हो गई? अच्छा नहीं, वो कुछ और चीज है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। प्रोसेस लॉस और इन्वेंट्री लॉस उसका इससे ताल्लुक नहीं है। वो होती है कि जो स्टोर करने की वजह से लॉस हो जाए, वो प्रोसेस का लॉस नहीं होता। एक चीज होती है जो प्रोसेस में जाया हो जाती है, एक चीज होती है जो पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। वो जो मैंने बात की थी ना वो थी जो पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। ओके जी, नोट कीजिए। हाथ तो बड़े लोगों ने खड़े किए थे कि जी नहीं किया, अब नोट नहीं कर रहे। नोट करें जल्दी से। और कौन सा सवाल दिया था? 12। ओके ओके, करें नोट जल्दी से। FR1 वाले कल कितने बजे क्लास में आएंगे? 7। इधर सर ने कहा वो 11 बजे फ्री कर दिया गया। अच्छा, सर ने कहा और तो नहीं? सर ने कुछ कहा? बस ठीक, इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन सर 11 बजे छोड़ देंगे। जी नोट हो जाए तो बताइएगा। सबने कर लिया नोट? आइए फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसका बी पार्ट आपको होमवर्क दिया गया था। अ कंपनी एनुअली प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। एक कंपनी जो है वो सालाना 600 यूनिट्स बनाती है। ये रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड है? ये फिनिश गुड है और हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ईच यूनिट रिक्वायर्स 6 kg ऑफ मटेरियल वाई, और हर यूनिट में मटेरियल वाई का 6 kg लगता है। तो आई थिंक रॉ मटेरियल जो है वो वाई है और हमें वाई का ही सारा डाटा चाहिए। अब 600 यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट में 6 kg लगता है, तो सवाल ये है कि रॉ मटेरियल की डिमांड कितनी होगी?
3600 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एनुअल डिमांड जो आपको रॉ मटेरियल की चाहिए वो 3600 kg होगी। क्लियर है सबको ये बात? द कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल वाई आर एस फॉलोज। कॉस्ट पर केजी 16,000, ये तो परचेज प्राइस है। इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर 20,000। ये इंस्पेक्शन चार्जेस क्या होते हैं? ओ वो तो चलो ठीक है, बात की बात है, होते क्या हैं? इंस्पेक्शन चार्जेस होता क्या है जी? जब आपको मटेरियल भिजवाया जाता है सप्लायर की तरफ से, तो आप तब तक वो मटेरियल एक्सेप्ट नहीं करते जब तक आप उसको अच्छे तरीके से चेक ना कर लें कि क्या इसकी क्वालिटी ठीक है और क्या ये वही मटेरियल है जो कि मैंने ऑर्डर किया था। जब सारी तसल्ली हो जाती है उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तमाम काम को करने के लिए ना कुछ पैसे लगते हैं आपके। जब भी कोई ऑर्डर डिलीवर होता है, हर ऑर्डर पे आपकी 20,000 कॉस्ट लग जाती है सिर्फ उसको चेक करने में, उसकी इंस्पेक्शन करने में। तो आई थिंक अगर ये हर ऑर्डर के साथ चेंज हो रही है तो फिर ये शायद हमारे से रेलेवेंट है और हमें इसको कॉस्ट पर ऑर्डर कंसिडर कर लेना चाहिए। क्लियर होगी बात? आगे चलें जी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप, ज़ाहिरी बात है जब भी ऑर्डर देंगे आप और ऑर्डर वो लेकर आएगी गाड़ी, आपके कितने लग जाएंगे? 25,000 रुपये लग जाएंगे। ये तो सीधी सीधी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। तो इस सवाल में दोनों को आपने सिंपल टोटल करना था। एक 20,000 इंस्पेक्शन चार्जेस और 25,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल 45,000 है जो कि हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर बन रही है। ठीक होगी बात? दोनों ही हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने से बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने से कम हो जाएंगी। बात समझ आ गई? किसी को कोई इशू? आगे चलते हैं जी। एनुअल डिमांड भी क्लियर हो गई और कॉस्ट पर ऑर्डर भी क्लियर हो गई। एनुअल वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपया है। इसका क्या करना है? ये कैरिंग कॉस्ट है, इसको कोई 12 से मल्टीप्लाई करना है या कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये ऑलरेडी एनुअल सालाना है और पर यूनिट है। यही हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, पर एनम भी चाहिए होती है और पर यूनिट भी चाहिए होती है। फाइनेंसिंग कॉस्ट 15%। हाँ भाई ये क्या चीज है? ये क्यों कैरिंग कॉस्ट है? वजह जी बिल्कुल, शायद हम इन्वेंट्री खरीदेंगे उधार लेकर और उधार के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 15% है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, यहाँ इंटरेस्ट का या सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें, यहाँ पे प्रॉफिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। हलाल मुनाफा इंशाल्लाह 15% हमें पे करना पड़ेगा। ओके हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं ना आप, तो ऐसी बातों से इज्तनाब किया करें। तो खैर एनीवेज, तो भाई 15% आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जाहिरी बात है जब तक इन्वेंट्री आपके पास मौजूद रहेगी, स्टोरेज में रहेगी, तब तक सेल नहीं होगी और तब तक इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री ज़्यादा स्टोर करने की वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो ये स्टोरेज कॉस्ट बनती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगला सवाल मेरा ये है कि ये 15% लगेगा किस पे? वजह इन्वेंट्री तो मुझे टोटल 3600 kg चाहिए, तो क्या मुझे 3600 kg को 16,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल अपना नहीं निकाल लेना चाहिए? देखिए टोटल आपने बताया एनुअल डिमांड है 3600 और एक यूनिट है 16,000 का, तो यहां से मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी और मेरे पास टोटल लोन की अमाउंट आ जाएगी जो मैंने लिया होगा। क्या उस पर 15% नहीं लगाऊंगा? हमें पर यूनिट चाहिए भाई, असल बात ही ये है, हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए और उसने हमें प्राइस 16,000 पर केजी ऑलरेडी दे दिया है, तो हमें ये पूरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हम कौन सा टोटल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं? हमें तो पर यूनिट चाहिए होती है और पर यूनिट कीमत 16,000 है, हमारा काम यहीं से हो रहा है, तो हम तो 16,000 पे 15% लगा लेंगे बस। क्या सबको ये बात समझ आ गई? अगर उसने सवाल में मुझे टोटल प्राइस दी होती ना पूरी इन्वेंट्री की, तो फिर मैं उसे एनुअल डिमांड से डिवाइड करके पर यूनिट की निकालता और फिर उसको 15% से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि हमेशा हमेशा पर यूनिट ही ये निकला करेगी। क्या सबको ये बात समझ आ गई है? किसी को कोई इशू? ठीक है, सवाल तो हो गया। अब हाँ जी, ये मैं आपको ना सवाल करने के बाद ना फिर समझाता हूँ। ठीक है, सवाल करने पे मैं समझाता हूँ। मैंने उस वक्त सोचा था कोई सवाल पूछेगा, किसी ने पूछा ही नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक मिनट, आपको सवाल दोबारा से करना पड़ेगा। ये सवाल हो गया था आप लोगों से वैसे? नो सर, कितने लोगों से हो गया था ये? टिच टैली जिसे कहते हैं। और कितने लोगों से बस हो गया था 60% 70%? कितने लोग करके ही नहीं आए? ऐसे दुर्शंदा सितारे कौन कौन से हैं? हाँ भाई, कितने लोगों ने नहीं किया हुआ ये सवाल? नहीं बताएंगे? खुद ही बता दें, मैंने आ जाना, छापा पड़ जाता होता है, फिर ऐसे बिस्ती कराएंगे, इसलिए खुद ही बता दें।
नहीं खड़े खड़े कर रहे हाथ, अभी भी नहीं खड़े कर रहे हाथ। निकालें ज़रा कॉपियाँ, आ रहा हूँ मैं फिर। ये बंदे मैंने देख ली हैं, ये 4-5 ये खोलें ज़रा जिन्होंने नहीं किया हुआ, बल्कि सारे निकाल के रखें, मैं भी आ रहा हूँ चेक करने, ऐसी की तैसी आप लोगों की। हाँ भाई किधर है सवाल? हाँ आपने तो हाथ खड़ा किया था, इसमें क्या मसला हुआ? उसमें तो 75,000 नहीं निकल रहा था, इसमें क्या इशू हुआ? अच्छा फॉर्मूलाज नहीं थे, अब पेपर में भी नहीं होंगे के साथ लेके जाएंगे? जी सच में शीट्स पे हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? किया है, ये शीट्स पे किया। हाँ तो निकालो शीट्स, इतनी सारी हैं सर, कोई बात नहीं, पता नहीं कौन बताया ना मैं आदत से मजबूर हूँ, देख इतनी सारी हैं। कोई बात नहीं। नहीं किया तो बता दो नहीं किया हुआ, किया हुआ है सर जी, वैसे किया है, मैंने ट्राई किया है, इसीलिए ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना ढूंढना, मैं वापस आ रहा हूँ, निकाल के रखो जी। किधर किया सवाल? ये करने लगा। ये करने लगा था, बस क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। ओके वेरी गुड जी सर। अच्छा ओके, तुम इंसान बन जाओ जी। हाँ जी जी भाई, आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? थोड़ा सा किया था, हाथ ही ना खड़ा किया था, हैं जी? आईफोन 14 जी आपके पास नहीं है? किसके पास था? अच्छा सॉरी ये था, वो एक जैसी शक्ल है जी। आ रहा हूँ मैं, उधर भी आ रहा हूँ। उसका किसी ने आईफोन 14 जब्त कर लेना, मैंने क्यों नहीं किया जी? तो कोई बात नहीं, बाकी तो कर सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से सवाल ही नहीं किया जी। जी एक किया एक नहीं किया, कौन सा वाला किया? जो किया वही दिखा दो, वो इसलिए कि मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया था कल। अच्छा जी भाई, ये क्यों नहीं किया? अब तुम्हारी सजा भला क्या है? वो तुमने 3-3 फ़ोन रखे हैं, तो ये क्या रखा? अच्छा वो नॉन पीटी है, इस पर 4G चला के वो करते हो, और इस पर अजीब आदमी ख्वार इंसान हो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ड्राइंग रूम में जी। बताइए, दोनों सवाल किए हैं? हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर 12 एक नंबर ऑलरेडी पार्ट 2 और ये वर्किंग। ओके जी भाई जी, आपने किया वो सवाल जी? क्यों हुआ नहीं? जहाँ कोशिश की वही दिखा दें। ओके जी दूसरा सवाल किधर है? ओके जी आपने किया, क्यों? ओके जी क्यों? सवाल क्यों नहीं किया? नहीं ठहरे, सवाल क्यों नहीं किया? याद नहीं रहा। ओके जी थोड़ा ज़हन में हो गया था कि ऐसे होगा, लेकिन 15% तो समझ नहीं है, तो मैंने उसको नोट अच्छा किया ही नहीं। ओके जी जी सर मैंने पिछले 4 लेक्चर्स नहीं लिए थे। ओके ओके ठीक है ठीक है। ये मार्केट में ना ये सब बातें जो आप लोग कहते हैं ना, मार्केट में भी पुरानी चल रही हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। बहरहाल मैंने जो बात करी थी वो क्लास के शुरू में कह दी थी कि बस वही 37%, 38%, 40%, बस यही ज़हन में रखिएगा। ओके चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। और सबसे पहले EOQ, एनुअल डिमांड निकालनी है भाई। एनुअल डिमांड हमें निकालनी पड़ेगी फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितने चाहिए जी? 600, 600 kg। और एक यूनिट में कितना लगता है जी? 6 kg। और टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 600 × 6 3600 kg। कोई इशू? उसके बाद है जी कॉस्ट पर ऑर्डर, और इसमें आ जाएगा इंस्पेक्शन चार्जेस। कितने हैं? 20,000। और उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, $25,000। 45,000 हमारे पास कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया।
कैरिंग कॉस्ट, एनुअल वेयरहाउसिंग कॉस्ट 100, और उसके बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट 16,000 जो प्राइस है पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15% से, बताइए 2400, और टोटल जो कैरिंग कॉस्ट आ गई वो आ गई 2500। किसी को कोई इशू? सब अच्छा है यहाँ तक? चलें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। एनुअल डिमांड है जी 3600 वर्किंग 1 से, और कॉस्ट पर ऑर्डर है जी 45,000 वर्किंग 2 से, और कैरिंग कॉस्ट है जी 2500 वर्किंग 3 से। बताइए 360 क्या kgs। ओके, अब आपका सवाल था भाई कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ लिखा हुआ है अप टू 400 यूनिट्स पर ट्रिप। देखिए, जब मैंने ये सवाल सॉल्व नहीं किया था तो उस वक्त मेरे जहन में ये बात बिल्कुल आई थी कि अगर मेरा EOQ 400 से ऊपर आ जाता तो इसका मतलब है कि हमें मिसाल के तौर पे अगर 500 आ जाता तो क्या करना पड़ता? 2 चक्कर लगाने पड़ते। ऐसे ही है, क्योंकि एक चक्कर में तो 400 ही आ सकते हैं। तो फिर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 25 = 25 50 हो जाती। लेकिन जब तक मैंने ये सॉल्व नहीं किया था मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, लेकिन अब मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि एक ही चक्कर लगेगा। देखिए, ये नहीं पता, आप जज नहीं कर सकते कि आपका EOQ कितना आएगा, ठीक होगी बात? तो इसीलिए इस बात को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक होगी बात? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि EOQ कितना आएगा। अब EOQ ज्यादा है कम आए, आपने कॉस्ट पर ऑर्डर कुछ तो करनी है, तो इसीलिए आप इसको एक ही एज्यूम करके तो आप सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक होगी बात? बात समझ आ गई? चले जी, कोई मसला नहीं है, ज्यादा भी अगर आ जाती है तो आपने उसको एक ही रखना, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं है। अब क्या आप पीछे जाके रिवाइज करेंगे? अगर ये ज्यादा आ जाती है, पीछे जाके अपने क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 50 करेंगे, वो 70 हो जाएगी, 70 पे सॉल्व करेंगे, फिर चेंज हो जाएगी, फिर हो सकता है 3 हो जाए, फिर 3 करेंगे जाके, क्यों? तो फिर सारी जिंदगी यही करते रहेंगे आप। तो इसलिए एक पे ही उसको कंसिस्टेंट रखें और आगे चलें। ओके जी, एक ही ट्रिप के लिए नहीं हम निकालेंगे, आपने कहा मिनिमम ही आएगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके, टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, बी पार्ट पढ़ लो, सेकंड पार्ट। टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट इफ ईच ऑर्डर इज बेस्ड ऑन EOQ एंड द कंपनी मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 30 kg। उसने पूरी 7 वर्किंग्स हमसे नहीं मांगी, उसने कहा है कि मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दो और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बता दो अगर हम EOQ का पैटर्न फॉलो करते हैं और कंपनी के पास 30 kg का क्या है? सेफ्टी स्टॉक है। तो ठीक है जी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सबसे पहले आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे जी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे जी? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, बताइए 10 ऑर्डर्स। और आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कितनी बनी? ₹4.5 लाख यूनिट लाजमी लिखा करें साथ, ठीक है। फिर उसने हमसे मांगा हुआ जी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक लेवल जी। EOQ डिवाइड बाय 2, सेफ्टी स्टॉक कितना है? 30, बोले 210। और अब चाहिए टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो आप 210 जो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ जो कैरिंग कॉस्ट पर kg पर एनम है जी। बताइए, सॉरी 5,25,000 यही मांगा है उसने। ले जी, सवाल खत्म हो गया, 9 नंबर आपके पक्के हो गए। नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। असल में होता ये है कि कभी कभार आपके पास पैसे नहीं होते इन्वेंट्री खरीदने के लिए, तो आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं कि भाई मुझे कर्जा दे दो, मुझे इन्वेंट्री खरीदनी है। अब जाहिर बात है, अगर आप कर्जा लेके इन्वेंट्री खरीद लेंगे तो आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
अब वो इन्वेंट्री अगर आपके पास स्टोरेज में पड़ी हुई है, सेल नहीं हो रही, तो आपको इन्वेंट्री के स्टोरेज होने की वजह से इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, जितनी कम इन्वेंट्री स्टोर करेंगे उतना कम इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री के स्टोर होने से ये कॉस्ट चेंज हो रही है, तो रेलेवेंट तो है। तो इसीलिए आप उसका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा अपनी स्टोरेज कॉस्ट में चार्ज करते हैं। एक बात ये बताई थी। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि चूंकि हमें स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है, तो इसीलिए हम पर यूनिट जो भी केजी की कॉस्ट होती है या यूनिट की जो भी कॉस्ट होती है, हम उसके साथ ही इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल लोन निकालने नहीं बैठ जाएंगे हम कि हमने टोटल कर्जा कितना लिया होगा, क्योंकि हमें तो पर यूनिट चाहिए कैरिंग कॉस्ट, तो इसलिए हम एक यूनिट के साथ इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल? सब अच्छा है यहाँ तक? नोट कीजिए जल्दी से। अगला सवाल आपकी पेश खिदमत है। जी हो गया नोट? पेज 41 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको नजर आएगा, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, स्प्रिंग 2010 का सवाल है जी। क्वेश्चन 16 स्प्रिंग 2010 का सवाल, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड। मिल गया आप सबको? कर दें फिर सॉल्व अभी? हाँ जी अभी कर दें। जिनको याद नहीं रहा उनको भी याद आएगा, जिनको फॉर्मूलाज नहीं याद वो मेरे से पूछ लें। तो सब मसलों का हल जो है इस वक्त मौजूद है।
जी हो गया सवाल जी हो गया कंप्लीट। अंग्रेजी का मसला कि कॉस्ट का मसला जी, ये तो भी पता लगेगा जब सवाल पढ़ेंगे, और गारंटी है कि अंग्रेजी का मसला निकलना। आइए जी सवाल पढ़ते हैं। Modern Distributors Limited is a distributor of Caltin which is used in various industries and its demand is evenly distributed throughout the year. करना क्या है जी? Compute the amount of savings that can be achieved if MDL adopts the policy of placing orders based on economic order quantity. वो कह रहे हैं कि आप सेविंग्स बता दें जो कि हम अचीव कर सकते हैं अगर MDL जो है वो EOQ की बेस पे ऑर्डर करना शुरू कर देती है। ठीक है जी, देख लेते हैं डाटा किस तरीके से है, फिर देखते हैं। ओके जी, प्रोडक्ट है कैल्टिन, अब ये फिनिश गुड है भाई। ओके, और रॉ मटेरियल ढूंढते हैं सवाल में कहीं है कि नहीं। द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर एनुअल डिमांड इन द कंट्री इज 240,000 टन्स वेयर एज MDL शेयर इज 32.5% देयर ऑफ। मेरे ख्याल में सवाल में कहीं पे भी रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है हम कैल्टिन एज इट इज़ ख़रीदते हैं और आगे बेच देते हैं। और ये बात हमें पहली लाइन पढ़ के भी समझ आ रही है, इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कैल्टिन। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? वो एक जगह से चीज़ें ख़रीदता है और दूसरी जगह पे जाके बेच देता है। तो इसका मतलब है कि इस सवाल में कैल्टिन ही आपके लिए रॉ मटेरियल है और यही आपके लिए क्या है? फिनिश गुड्स है। तो सारा जो सवाल है वो कैल्टिन की ही बेस पे होना है। ठीक है जी, कंट्री की डिमांड है 2,40,000, इससे हमारा काम चल जाएगा? नहीं, हमारा काम किससे चलेगा? जितना शेयर MDL का है, और आगे उसने बताया हुआ है कि इसमें से 32.5% शेयर जो है वो MDL का है। आपने 2,40,000 को मल्टीप्लाई करना था 32.5% से, आपके पास एनुअल डिमांड आ जाती, तो जितना भी आता है। ओके, द एवरेज सेल प्राइस इज 22,125 पर टन। ये तो वो प्राइस है जिस पे हम आगे लोगों को सेल करते हैं। वेयर एज द प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑफ कॉस्ट। भाई मुझे तो कॉस्ट चाहिए होती है। अब उसने बता दिया कि मार्जिन जो है वो 25% ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, वैसे इसने गलत लिखा हुआ है जुमला, क्योंकि मार्जिन जहां पर आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि वो सेल प्राइस पे परसेंटेज लगती है। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट मार्जिन और आगे लिख दिया 25% ऑफ कॉस्ट, तो ये दोनों बातें ऑपोजिट हैं। बहरहाल उसने जो 25% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है ना, आपने उसको फॉलो करना है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो भी कॉस्ट होगी उसमें 25% कॉस्ट का ऐड होगा और आपके पास 22,125 आ जाएगा। यूं आप अपनी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ओके, और इस कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जब हम टोटल ये 7 स्टेप्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे जो परचेज प्राइस निकलेगी वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत होगी। बात समझ आ गई?
आगे चलिए। द एनुअल, हाँ ये पॉइंट था भाई, इसमें जो सबसे मुश्किल पॉइंट था वो ये था, द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग डिपार्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी 42,24,000 ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये इसने टोटल हमारी परचेजिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट दे दी है कि एनुअल इतनी कॉस्ट जो है वो लगती है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट रिलेट टू परचेजिंग ऑफ कैल्टिन, और इसमें से 10% जो कॉस्ट है वो कैल्टिन से रिलेटेड है। बताइए मैं कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे निकाल सकता हूँ? आप कहते हैं कि 42,24,000 का मैं 10% निकाल लूँ, ये बन जाएगा 4,22,400 रुपये। क्या करूँ इससे? ये तो कैल्टिन की पूरे साल की आ गई ना, मुझे तो कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए। डिवाइड बाय 6500, यानी आप आप ये कह रहे हैं कि 42,24,000 जो पूरे साल की कॉस्ट है, इसको 10% से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4,22,400, और इसको आप 6500 से डिवाइड कर दें। ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। आप चले छोड़ें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज, ऐसा ही है। एनुअल डिमांड आप पॉइंट नंबर 1 में निकाल चुके हैं, 78,000 निकाल चुके आप लोग। और नेक्स्ट जुमला अगर आप पढ़ेंगे ना, प्रेजेंटली एमडीएल फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ परचेजिंग 6500 टन एट अ टाइम, क्या ये ऑर्डर साइज नहीं है? तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 6500 पे, क्या आंसर आता है? 12। तो क्या आप साल के 12 ऑर्डर्स नहीं कर रहे होंगे? तो जो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, क्या यहां से मसला हल नहीं हो जाएगा हमारा? कि अगर आपकी कैल्टिन की कॉस्ट 4,22,400 है, इसको आप डिवाइड कर दें 12 से, तो क्या आपके पास कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं आ जाएगी? कुछ बात समझ आती है? तो ये कॉस्ट पर ऑर्डर ऐसे आनी थी। ठीक है, कुछ बात समझ आई? कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में आपने कॉस्ट निकाल ली हुई है, उसके साथ 1% पे आप मल्टीप्लाई कर दें। और एमडीएल मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ 2000 टन, और ये भी आपको पता है एवरेज स्टॉक लेवल में जाके ऐड हो जाएगा। सवाल अब आपसे ये है कि सारा डाटा आप निकाल लेंगे, सेविंग्स कैसे निकालेंगे आप? ये सवाल सॉल्व कैसे होगा? नहीं, दोबारा से, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट कैन बी अचीव्ड इफ एमडीएल अडॉप्ट्स द पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन ईओक्यू। एक दफा ईओक्यू से क्या निकाल लेंगे आप? ये 7 स्टेप्स ईओक्यू पर निकालेंगे। अच्छा, और हाँ जी बिल्कुल, एक दफा आपने ये सारा ईओक्यू पे 7 स्टेप्स करने हैं। एक दफा आपने जो प्रेजेंट पॉलिसी चल रही है 6500 के ऑर्डर साइज पे, एक दफा आपने वो निकाल लेनी है। ओके, दोनों को कंपेयर कर लेना है और देख लेना है कि ईओक्यू में कितना कम आ रहा है, कितनी सेविंग आ रही है, और वही आपका आंसर होगा। दोनों को माइनस करके आप निकाल देंगे। क्या आपको ये बात अब समझ आ गई? अब क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मसला था या अंग्रेजी का मसला था? खुद बता दें। अब आप लोगों ने सवाल कर भी लिया है और आपको खुद पता है कि आपसे सवाल हुआ या नहीं हुआ या कितना हुआ, और जो सवाल आपको समझ आया, मैंने तर्जमा थोड़ा बहुत किया है और थोड़ा बहुत वैसे समझाया भी है, लेकिन मोस्टली मैंने तर्जमा ही किया। तो मोस्टली केसेस में मसला अंग्रेज़ी का ही होता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ी कैसे बेहतर करनी है ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लोगों के स्टेटस पढ़ने की बजाय कोई अखबार वगैरह पढ़ा करें अंग्रेज़ी का। ओके, कोई सवाल किसी का? ये सवाल आपने कल दोबारा घर से ट्राई करके आना है। कल इंशाल्लाह क्लास में इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जो हमारा नया टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल, इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।